अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं हीर, रांझा और कैदों के मसाइल से। नहीं जुनैद साहब, नहीं मसाइल कोई नहीं जनाब। असी ते अगे वधना चाहते हैं। असी कहने हैं नवे पाकिस्तान च असी भी कोई नवी इनोवेशन वहाइए। बड़ी देर हो गई है बांसुरी बजाते, हुण कोई नवा काम करिए। अच्छा जुनैद साहब, वजीर आजम साहब ने जिहड़ा एहसास प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जियां का ऐलान किया है, तुहाडे कोल आउण दी सिर्फ बिनती यही है कि सानू भी बिला सूद कर्जा लै दिओ। अच्छा, उन्होंने 60,000 औरतों को कर्जा देना ते 60,000 च हीर भी आउंदी है अच्छा ते 80,000 मर्दां नूं देना ते ओहदे च मैनू भी पा लवो। तुहाडी मेहरबानी। करना क्या है कर्जा लेके? ओ हजूर, बड़ी हो गई है बांसुरी बजा बजा के, रब जानदा हुण ते मेरी फूक मुक गई है। हुण ते मैं किसी पैंचर वाली दुकान कोलों लंघना ते मैं ओहदे तरले लैन लग पैना कि भाई जी थोड़ी जी फूक भर दिओ। जुनैद साहब, तुहानू पता है तुहाडा वीर रांझा मझां चारन दा काम जानदा है। मैनू कर्जा लै दिओ, मैं अपना मझां दा फार्म हाउस खोलना चाहना। अच्छा, डेयरी फार्म बनाना है? जी जनाब। लेकिन इतना कर्जा तो नहीं मिलेगा। चलो एक मझ दा ही लै दिओ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਨਾਬ ਦਹੀਂ ਸਿੰਘ ਜਮਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਰੜਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਜਾਈ ਮੱਖਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢੇ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਛੱਡਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। बिजनेस प्लान तो ऐसे बता रहे हो जैसे लम्स से ग्रेजुएशन की है तुमने। जुनैद साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਿੱਦਤ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। अच्छा, ਇਹ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਜਾਈ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਜਾਈ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਰਾਦੋ, ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੱਖਾ ਹਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਲਾ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ एहसास हो गया कि पखा चलना छड्डना नहीं ते रांझे नूं नमूनिया होना मुड़ना नहीं। क्योंकि जिन्नी ठंड पैन रही है जुनैद साहब, मैं तेनू 36 वारी तरले कर चुके हैं, बस कर। रांझा है कोई फलूदा नहीं जिहदे ते मक्खी बहिंदी है ना। पखा चल, खुदा दा वास्ते मैनू कुड़ल पै गए ने। पर आंदी है रांझना, मैं अपना काम नहीं छड्डना, मेरी मुहब्बत दा इजहार है, मैं नहीं मुड़ना। ਰਾਂਝਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਲੈ ਦੇ। ਹੀਟਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बहुत अच्छे। रांझा घट ते ख्वाब बहुता लगन लग पया। ओ खुदा दा वास्ते, ये केड़ा बारबीक्यू रांझा लाया है? छड़ रांझे नूं उन्हां नूं रिक्वेस्ट कर, बिला सूद कर्जा लै देन ते फार्म हाउस खोल लईए। ਰਾਂਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣਾ। जाने दो, मेरा नाम फैजल हसन चौहान या शेख रशीद है। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਨੂਅਲ ਹੀਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੈ ਦਿਓ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵੀਏ। बाबू जी इन्हां दी गल ना सुनना। ये हीर के चचा हैं जो बुनियादी तौर पे इस जोड़े की मोहब्बत के दुश्मन थे। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਾਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਲਨ है ਸਾਡੀ स्टोरी ਦਾ। एक मिनट ब्रेक लगाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको गैरत की अलामत और हीरो समझते हैं। अल्लाह तेरा भला करे बाबू, मौला खुश रखे ते भाग लगे रहन। यार, मैं तुम्हें दिलेर पेंट कर रहा हूँ, तुम भाग लगे रहने लगे। वो तो मैं तेनू दुआ दी है बाबू, अज मैं रांझा वढ़ गए ते हीर नू ले जाना। अच्छा कह दो, रांझे तक पहुंचने वास्ते तेनू मेरी लाश तो लंघना पड़ेगा। वो तेरी लाश किड्डी होनी है, ऐनी ते इधरों ऐनी, मैं इधरों दी लंघ जाऊं। ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਾਚਾ, ਕਹਿ ਦੋ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੌਕਰਾਂ ਲਟਕੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਹੀਰ ਖੜਨੀ ਤੇ ਉਂਝ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਕੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਲੈਣ ਹੀਰ ਆਏ ਨਾਲ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਨੇ। तकलीफ नहीं तेनू होन देनी, और तेनू वड्डण तो पहले सुन करने वाले टीके लावांगे, पर साडी इज्जत दा सवाल है, तेनू वड्डना जरूर है। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਾਤਲ ਕੇ ਸਰਜਣ ਤੂੰ, ਸੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤੂੰ।
ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੈਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਣਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ। कितने काम जानते हो तुम? ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੀਰ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਰ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਲੰਗੋਟ ਕੱਸ ਕੇ ਛੱਪੜ ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੰਘਾੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਾੜੇ ਕੱਢਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਈ ਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੀ ਰਵੀ, ਰਾਂਝਾ ਬਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਬਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਦਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਾਂ। आप क्यों व्यस्त हो गए? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਿੰਡ ਚ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਖਲੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਕੀ ਡਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। यार मेरी बात सुनो, कोई ढंग का काम तुम्हें आता है तो बताओ, फिर तुम्हें कर्जा भी ले देते। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੁੰਡ ਲਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। छोटी सी क्यों फिर? ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਆਟਮ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਧਰ ਆਓ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਦੇਖੋ। यार ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜੇ ਰੇਛ ਵਾਲੀ ਆਟਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ 2-3 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਵਾਓ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाउ अनलकी रानी सर्कस। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਘਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੌੜਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਕੜਾਈ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਲੈਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿਓ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਧੀਦੋ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੱਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰ ਚਲ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਛਟੋਰੀਆਂ ਚ ਰੌਲਾ ਪਏ ਆ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ। ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਲਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। नहीं यार, ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੈਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲੱਥਣ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। यार किलो टमाटर ढोल वाला, आजकल तो किलो टमाटर आतिफ असलम नहीं ले रहा। सॉरी टू से रांझा साहब, मेरी रिसर्च के मुताबिक आपकी तो अच्छी खासी जमीनें थी। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜਨਾ ਹੀ ਉਹ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਕਦੋਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ। चाचा कह दो जी मुझे, आप अपना काम करने दें, आप अपने काम लगे रहे। ये इसके सवाल का जवाब देना। वो ये कह रहे हैं कि लोक दास्तान में तो हमने पढ़ा है कि रांझे की बड़ी वसी और अरीज जमीन थी। जी ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਵੇਚ ਆ ਗਈ ਸਾਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਵੇਚ ਛੱਡੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੋਇਆ ਬਣ ਗਈ। तुम और मोहब्बत के चक्रों में पड़ो, फिर यही अंजाम होता है। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਂਸਰੀ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨ। ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ ਹੀਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ में कह दो। तू जो मर्जी कर ले, मैं हीर नहीं छड़नी। जुनैद साहब इस पागल ने मेरे पूरे पिंड च रेपुटेशन खराब की थी जे, वरना रब जानदा मैं ते पिंड चो MP हो जाना सर। अच्छा, सियासत का भी शौक है? और नहीं जी, पहले तो सियासत का कोई शौक नहीं सी, पर सियासी रांझियां दियां टिक टॉक वेख के मैं सोच रहा कि मैं भी सियासत च हुंदा ते इलेक्शन ते मैं वट ते जित लेना सी। ਉਹ ਮੁੜ ਜਾ ਧੀਦੋ, ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਚੱਲ।
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੀ और साथ आवाजें लगाता फिरेगा इश्क नालों गुड़ मीठा ਭਾਈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਲੱਦਾਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ ਰਵਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ 2 ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਚਾਚਾ अच्छा यार आपस में ना लड़े आपके लिए कर्जा अप्लाई करते हैं ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ लेकिन आपका कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह देना मुझे कॉपियां ਹਾਂ ਰਾਂਝਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਜੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋ ਕਰ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ना शनाख्ती कार्ड बनना है ना इसका कुछ बनना है ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ तो भाई हर बात को मंतक की रोशनी में देखा करो सवाल ये पैदा होता है अगर हीर का शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो इसका निकाह कैसे होगा ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਣਾ ਕੋ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਕਢਾਣੀ नाज़रीन यहाँ पे लेने एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा ये सुन के इंसान हैरान रह जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान के जो वजारत सेहत है इनकी एक मुश्तरका रिपोर्ट ये बता रही है कि वतन अजीज़ में इस वक्त ज़हनी अमराज का शिकार लोग जो हैं उनकी तादाद 24% के लगभग है भाईजान 2-4 दिन पहले आपने बड़ी एक अफसोसनाक खबर अखबार में पढ़ी होगी कि पत्तोकी में एक माँ ने अपने एक बेटे के साथ मिलके अपने ही एक और 10 साला बेटे को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया है कि वो उसको शक था कि मेरे बेटे पे जिन्नात ने कब्जा किया हुआ है और ये पूरे घर का सुकून तबाह कर देगा आगे जाके उन्होंने अपने माँ ने अपने सगे बेटे को कत्ल कर दिया कितनी मर्तबा हम लम्हा फिक्रिया के तौर पे इस मौजू को डिस्कस कर चुके हैं कि खुदा के लिए अपने जहनों से भी ये भूत प्रेत और इसका तस्वर जो है ये निकालें और लोगों को अपने रिश्तेदारों को महल्लेदारों को दोस्तों को अजीज़ों अकारब सबको एजुकेट करने की कोशिश करें अपने अपने तई जो जितना कर सकता है कम से कम बताए तो खुदा इसका एक हल ये भी है ना कि जिस शख्स ने उस खातून से ये कहा है कि ये सुकून बर्बाद कर देगा इसको मार दो उस बंदे को तो कम से कम केस उसका होना अच्छा चाहिए। हुआ ऐसा मतलब पिछले कोई 4-5 बरसों के दौरान उन जाली पीरों को और आमलों को भी पकड़ा गया है कि वो कुछ अरसे के लिए पकड़ा गया आई वॉश और उसके बाद छोड़ दिया गया लेकिन बहरहाल उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जिनके कहने पर या जिनके उकसाने पर लोगों ने ऐसे इकदाम किए उनके खिलाफ किसी हद तक का लेकिन असल में यार प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये मसला इतना संगीन हो गया है इतना सीरियस हो गया है कि अब इसको सीरियस फुटेज पे जाके ही एड्रेस करना पड़ेगा इसको हंगामी बुनियादों पे इसका अब देखो मैं तुम्हें ये सुन के इंसान हैरान रह जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान के जो वजारत सेहत है इनकी एक मुश्तरका रिपोर्ट ये बता रही है कि वतन अजीज़ में इस वक्त ज़हनी अमराज का शिकार लोग जो हैं उनकी तादाद 24% के लगभग है 24% का मतलब ये हुआ कि हर चौथा शख्स हुआ ना कमोबेश जी जी अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि हर चौथा शख्स खुदा न खास्ता कोई पागल है या कोई पता नहीं वो हाथ में ईंट पकड़ के और मुंह पे रंग माल के तो लोगों को मारता नॉर्मली लगता है Normal जाहिर है 1 2 3 4 चौथा शख्स देख लो बज़ाहिर तो नॉर्मली लग रहा है ना जी यार देखा वो कह देगा गिनती इधर से शुरू करें चलो इधर से कर लो तो फिर भी नहीं नॉर्मल नहीं मैंने पहले बताया ना कि गोगा उस जुमरे में नहीं आता ये तो मैं कह रहा थोड़े एक्टिविटी ये जो थोड़े बहुत है उनकी बात कर रहा हूं नहीं अजीजी गोगे को जिन चमड़ा था अच्छा लेकिन इसके घर वाले मुतमिन थे कि जिन गोगे ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ सही गल है किन्ना को चंबड़ लेगा ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੇਗਾ बिल्कुल ठीक ਜਿੰਨ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ जी गोगा जिन पे बैठ गया था गोगा जिन के ऊपर बैठ गया था उसके बाद वो जिन गोगा निकलवाने के लिए आमलों के पास गया था हाँ जी मेरा गोगा काट दियो नहीं बहुत मैं सीरियस बात कर रहा हूँ देखो
ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 24% अफराद जो है वो किसी ना किसी सतह पर, मामूली सतह जिनमें बिल्कुल एक जनरल डिप्रेशन भी शामिल है, उस किसी ना किसी सतह में, किसी ना किसी अंदाज में, किसी लेवल पे ज़हनी अमराज का शिकार। और इन 24 में से सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो बाकायदा माहिरीन नफ्सियात, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। बाकी 16% लोग जो हैं वो इन्हीं आमलों और बाबों के पास जाते हैं, और 6% अपना इलाज ही नहीं करवाते। इस लंबी डिस्कशन है कि इस अफसोसनाक सूरत हाल की क्या वजह है। कई लोग ये कहते हैं कि जनाब डॉक्टर्स की जो या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो हैं उनकी ज़ाहिर फीस बहुत ज़्यादा है, और वो और सेशन पे सेशन एक आम गरीब आदमी क्या एक तगड़ा आदमी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता माली हवाले से। लेकिन बात है कि इसका कोई हल भी तो तलाश किया जाए ना। अब इंडिया ने तो आग के यही निकालते हैं, चलो बंगाली बाबे को चलो। बंगाली बाबे के पास बंगाली बाबा को बेचारा आप बैठा बैठा करने दिया था। अच्छा, अब तुम देखो कि ये इसी रिपोर्ट में एक और भी खौफनाक फिगर है, वो ये है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हैं, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, साइकेट्रिस्ट जो हैं, इनकी तादाद जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क में 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 800 है, और उसमें से भी 50% जो है वो बाकायदा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, यानी 400 के लगभग हुए। अवेलेबल जो है वो सिर्फ 400 है। दूसरी तरफ आमल बंगाली बाबे जो है वो उनकी तादाद 10 से 15 हज़ार के लगभग है। जाहिर है कि उनकी गिनती तो मुमकिन नहीं है, वो कौन सा कोई सर्टिफिकेट लेके या किसी यूनिवर्सिटी से फारिग होके वो खोल लेते हैं जहाँ बैठ गए बाबा जी और इलाज शुरू कर दिया। उनकी तादाद 10 से 15 हज़ार है, तो फिर जाहिर है कि 16,000 लोगों का इलाज तो फिर उन्होंने करना है ना। जी खौफनाक सूरत हाल है इस हवाले से, और इसमें ना जी बाकायदा कोई कानून बनना चाहिए और इसकी सजा भी तगड़ी करनी चाहिए। अच्छा जी, एक बात करनी थी आपसे कौमी सतह पे। जी जी, ये बंगाली बाबा होता देखिए है। एक मिनट है जी, आप कौमी सतह पे बात जरूर किया करें, लेकिन पहले बल्दियाती सतह के बाद शहरी सतह पे, फिर शहरी के बाद सूबाई सतह पे किया करें, फिर शहरी के बाद वफाक को हाथ डाला करें। ये जो आप सीधे ही वफाक को जब भी डाले, ये वफाक खतरे में पड़ जाता है। I'm sorry, बदतरीज ग्रेजुअली। जी पता चल क्या रहा। आप कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था दीदी कि बंगाली बाबा ही तवीज धागे करता है, अफ्रीकन बाबा क्यों नहीं करता? बिल्कुल ठीक बात है, अगर अफ्रीकी बाबे भी पैदा हो जाएं तो तुम्हारा भी चांस बन सकता है। और उनका तो मंत्र भी बड़ा आसान होता है, जिंगलाला हुर जिंगलाला हुर 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 जिंगलाला हुर जिंगलाला हुर हुर हुर। वैसे सर एक बात ये भी है कि लोग साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से इसलिए भी घबराते हैं कि करीबी रिश्तेदार जो होते हैं ना वो उन्हें पागल कहना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं खुद इसका शिकार हो चुका। अच्छा? हाँ, मैंने जब नया फलसफा पढ़ाना शुरू किया ना तो उस वक्त मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ी। और मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया जब, तो उसने साफ जवाब दे दिया। उसने कहा जी अगर आप फलसफा पढ़ा रहे हैं तो आप फिर मेरी पहुंच से अलग हैं। और वो वही जो साइकेट्रिस्ट है वो अब अपने ज़हनी मसाइल के लिए इनके पास आया हुआ है। और वो साइकेट्रिस्ट बाद में बेचारा शदाई हो गया, और उसने फिर गुस्से में मशहूर कर दिया ये हल्का सा पागल। यार वैसे मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, ये जो मैंने शुरू में जैसा अर्ज किया ना, इस मामले को एड्रेस करने के लिए बहुत ही संजीदा नौइयत की कोशिशों की जरूरत है। क्योंकि देखो हालात इतने खराब हो गए हैं कि पिछले 1 साल के दौरान 34 कत्ल की वारदातें हुई हैं, जिनके पीछे यही आमलों के मुहर्रकात थे, या भूत प्रेत और जादू काला टून। फिर एक बड़ी वजह जो है ना, मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ जो पैदा होती हैं, वो भी फिर उनके पीछे भी 27% के लगभग ऐसे वाक़यात हैं या नाचाकी के वाक़यात हैं जिनके पीछे यही ज़हनी अमराज हैं, और इन ज़हनी अमराज के पीछे जो है वो यही पीर आमल बाबे बैठे हुए। यार मैं किसी का क्या रोना रो, तुम्हारी अपनी परजाई नहीं बाई आती। अच्छा, हाँ जी, मुझे कहती है यही जितने तुम हसीन हो तुम्हें जिन चंबड़ सकता है। और मुझे हर दूसरे तीसरे महीने बंगाली बाबे के पास ले जाते। वो तो बंगाली बाबा हो जाए मेरा उसे हासा निकल जाता। वो फिर गुस्से में कहता है कुड़िए ला जाए नु इथों। बल्कि बवायद बंगाली बाप है जो इसको देख के कहता है लाहौर ले जाओ। मैं फिर अगो पै गया ना, मैं ਉਹਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। अजीजी ये जिन हसीन बंदे को चिमड़ते हैं जी जी, तो मैनू एवं नजायज तंग करते हैं। यार तुम भी हसीन हो, क्या करते हो यार? शायद जिन्हों को नहीं पता कि तुम हसीन हो।
नहीं सीन है ये अफ्रीकी हुस्न जो होता है उस पे फिर अफ्रीकी जिन्न अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये जो है ना हमारे यहाँ आम तौर पे कहा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की कमी है और इस वजह से लोग उनके पास नहीं जाते। उसका इंडिया में भी बहुत कमी है, सीधी बात है, इंडिया में बहुत। लेकिन उन्होंने इसका एक हालिया निकाला है कि बनारस में पब्लिक यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो आम जो जनरल फिजिशियंस हैं ना, आम डॉक्टर्स जो है ना, इनको उन्होंने भूत कोर्सेज करवाए कि आपने कैसे निपटना है अगर आपके पास इस तरह का कोई मरीज आ जाता है जो उसकी उन्होंने सुना मेडिसिन भी बनाई है बूतोसीन। तो अगर हम भी अपने जनरल फिजिशियंस को इस तरह ट्रेन कर दें कि आपके पास बहुत गांव देहात में भरे पड़े हैं ऐसे मरीजों की तादाद, जो मरीज आके मतलब मर्ज अपना बाद में बताते हैं, पहले यही बताते हैं कि जी साया है मुझ पे। हाँ जी बिल्कुल। मैंने जिन चमड़े मैंने राती हरियां मझां नजर आंदियां खाब मज करांगी वो बता देने जो है ही। डॉक्टर ऐसे मरीज से पूछता है कि जी आपको सब्ज रंग में क्या एतराज है, कहते नहीं जी रंगत पे एतराज नहीं है, एतराज इस बात पे कि वो भैंस दूध नहीं देती। हाँ जी दूध की बजाय हरी भैंस रौ देती है रौ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, तू मछली की डिमांड में भी इजाफा नजर आ रहा है। लेकिन एक आम खरीदार को मछली की खरीदारी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसी मामले पर बात करने के लिए आज कटहरे में खड़ा है एक मछली फरोश। वाह वाह वाह, ये मछली फरोश है जी? जी जी, शक्ल से तो लगता है कि दरियाई कोड़ा फरोश है। ले जी सबसे पहला उलामा तो जुनैद साहब मैं इनको ये देना चाहता हूँ जी कि ये अक्सर जिसे दरियाई मछली कह के फरोख्त करते हैं, होती वो भी फार्मी ही है। बिल्कुल सही है। इसमें कोई मजाका नहीं कि फार्मी मछली भी खाई जाए, वो भी हाँ बड़ी जी। अच्छी बेहतरीन सेहतमंद मछली होती है। मगर झूठ का आगाज इनका यहीं से होता है। मुझे तो ये खुद भी किसी फार्म का पला हुआ लग रहा है। दरियाई मच्छी बेची है सी जी, कौन से दरिया से पकड़ते हो? रावी तो फड़ी दी। रावी दरिया तो कई सालों से खुश्क हुआ हुआ है, उतर के मछलियां वॉलीबॉल खेल रही होती हैं। वो कह देगा इसी वजह से तो पकड़ी जाती है कि पानी नहीं होता, खुशकी में पकड़ लेते हैं। भाईजान लाहौर से बाहर तो निकले जरा, थोड़ा सा आगे जाएं तो पानी पानी है। हाँ जी हाँ जी, उधर हाथ वाला नलका लगा हुआ है ना, वो गेड़ के दरिया पर थे। नहीं तो जहाँ पे पानी नहीं है वहां से गुजरते हुए मछली चिंक रहती है। बताओ ना, अब मछलियों ने स्कूटर रखे हुए हैं, आगे टोए पड़े हुए हैं बाबूजी, उसमें पानी जमा हो जाता है। ऐਵੇਂ झूठ ना बोला करो, कहा करो कि फार्मी मच्छी है, बात खत्म हो गई। दूसरा जुनैद साहब बहुत जो बड़ा रोना है ना मछली फरोश से मछली खरीदते हुए, वो यही है ताजी बासी वाला। बिल्कुल सही। कहते यही है कि ताजी है, आज ही पकड़ी है, आज ही आई है, आज ही ये देख ले जनाब, खून भी ताजा लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं, वो ना ताजा खून होता ना ताजी मच्छी होती। कई लोग जो है ना जी वो बासी मच्छी को ताजी कह के बेच जाते हैं, बीच में लाते होंगे ताजी भी, मगर ज्यादातर और अक्सर जो है वो बासी मच्छी देख खैर है, जो लोग ऐसे लेके आते हैं वो एक आध दिन के लिए तो ताजा बहरहाल होती है ना। हाँ जी, मना मुही आती है, जितनी को बिकती है ताजी ताजी वो बिक जाती है। उसके बाद यार वापस दरिया पे तो नहीं छोड़ के आते, जाके बड़ी मच्छी नु कहन जी अपनिया निकिया मच्छियां वापस कर लो, बिकी नहीं। क्यों झूठ बोलते हो यार? वैसे भी 2-4 दिन रख के मच्छी खाने का टेस्ट कुछ और होता है बाबू। हाँ जी, बंदा तेन 2-4 रख के मच्छी खाए ना तो बहुत टेस्ट आए ईमान से। मेरी बात में बताओ ना कि ये बता कर बेचने में क्या अर्ज है कि ये फार्म की मछली है, दरिया की नहीं है। इसमें क्यों तुम लोगों ने खुद ही एक नजरिया डेवलप कर दिया है कि जी दरिया की मछली, मीठे पानी की मछली, भाई कहो कि फार्म की मछली है। ये अजीब इनका मैंने देखा है रंग कि मच्छी जितनी बड़ी होती जाए ना जी उसका रेट भी उतना बड़ा होता है। और फिर ये जो फिंगर फिश होती है उसके नाम पर जो उसके नाम पे ये बड़ी बड़ी अजीब चीजें बेच देते हैं, समुद्र के जानवर तक बेच छोड़ते हैं। वो ये आमतौर पर डॉल्फिन और शार्क बेच देते हैं जो बेलअमूम हमारे यहाँ पसंद नहीं किए जाते। फिंगर फिश उसके उन 2 मछलियों के बना के बेचते हैं। हाँ, उसी के छोटे छोटे पीस करके बेच देते हैं। अब एक वेल मच्छी के इतने पीस किए हो तो वो तो पूरे मुल्क को पूरे आ जाए। लोग बेचते होंगे बेल मछली, लेकिन मैं तो हमेशा
रॉ मछली। अब तुम वेल नहीं बेचते होगे, हम जुस्सा है तुम्हारी। और फिर एक और जो झूठ बोलते हैं, कोई पूछ ले अगर के ज्यादा कांटे तो नहीं है इसमें, नहीं को कांटा है। हाँ जी। जब आप पकाएं तो मच्छी काट और कांटे बहुत निकल आते हैं। मछली का नाम ही कांटा है जी, हर मछली में कांटा होता है। वाजिब अपनी तरफ से फलसफा बयान करके दरियाई जॉन एलिया बनना चाह रहा है। ओए जान लेने लिए नहीं, झूठ मत बोलो, सच बताओ जो बात होती है। बिल्कुल ठीक है अजीजी भाई, जो दरिया के ऊपर स्टॉल लगे हैं मछली के, वो फार्म की बेच रहे हैं, तो ये कहां से बेच रहे अब हैं? देखो अगर मछली खुद शिकायत कर रही हो, मछली नहीं शिकायत कर रही, मछली का कांटा शिकायत कर रहा है। अच्छा फिर इनका कोई फिक्स रेट नहीं होता। हाँ जी चूंकि फिक्स रेट निकलता ही नहीं मछली का ना गवर्नमेंट की तरफ से, सही। जो पा इनके जबान पे आए वो शुरू हो जाती है। बाबूजी नुक्स पे नुक्स निकाल रहे हैं, छोटा सा ठेला लगा के बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं हम। सर जी आजकल मछली का सीजन है, मनो टनों के हिसाब से मछली बेच रहा है, फिर भी इसके मुंह से तरला खत्म नहीं हो रहा। और सारा कारोबार जिसे मैं कहता होता हूँ कि गाड़ियां बेचने वाले जो होते हैं ना, हाँ जी। वो बेचारे जितनी देर तक यार है झूठ ना बोले उनकी गड्डी बिकती नहीं। सही। इनको भी ये ताजी हो तो कोई और झूठ होता है, कांटे वाली ना हो तो कोई और झूठ होता है, कुछ ना कुछ इन्होंने झूठ जरूर बोलना होता है। मच्छी भी एक ऐसा शोभा है मच्छी की फरोख्त कि बेचारे लाइमन झूठ बोलते हैं तो फिर ही बिकती है। कोई ना कोई झूठ उन्होंने जरूर बोलना होता है, कभी फार्म और दरियाई का झगड़ा, आखिर में आगे तांगे ये भी कह देते हैं ये खुशकी की मछली है ये। हाँ जी। बाबूजी जब आती दरिया से है, मैंने कौन सी मर्तबानों में पाली हुई है। जितनी जितनी तुम बड़ी मच्छी बेचते हो वो मर्तबान में पलती भी नहीं है। तुम पले हो मर्तबान में, तो फिर तुम्हारी मच्छी कैसे मर्तबान में पाल गई? और फिर उसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं पहले ही और बर्फ के ऊपर लगा लेते हैं ताकि 3-4 दिन ना भी बिके तो बर्फ के ऊपर रेस्ट कर दी रहे। फार्म से तो ये लोग 200 रुपए किलो के हिसाब से लेकर आते हैं और दुगने दामों फरोख्त करते हैं 400 रुपए किलो के हिसाब से। अब भाई एक मिनट ठहर जा पहाड़ी बकरे, अगर मछली पहाड़ी को बकरे 1 मिनट ठहर जाओ, पहाड़ी जेन दी सुन जी। अगर मछली के ऊपर हम प्रॉफिट लेते हैं तो उसके ऊपर खर्चा पड़ता है, मछली कोई पीछे चल के नहीं आ जाती, ट्रांसपोर्ट भी पड़ती है उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा पड़, यार मच्छी जहाज से लेके आते हो यार, इतनी तो तुम्हें ट्रांसपोर्ट पड़ जाती है, या मच्छी को सालम गड्डी करा के आती है। नहीं एक मिनट, तुम अभी कह रहे हो तुम फार्म से लेके आते हो, तुम कह रहे हो मैं तो दरिया से पकड़ के लाता हूँ। दरिया पे मैं ठेके आपको बता रहा हूँ ना जी कि सारा बिजनेस ही झूठ चुता लिया। बिल्कुल अजीजी भाई ये एक नंबर का फ्रॉडी है, जब इसके यहाँ मेहमान आ जाए तो अपनी बेगम को कह रहे होंगे चिकन पका ला, मच्छी सही नहीं आ रही। और मैं तो उसे इसलिए कहता हूँ कि उसे एलर्जी है। उसे सिर्फ तुमसे एलर्जी है, मच्छी से नहीं एलर्जी उसे। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ तू 2 किलो मच्छी कच्ची दे देता ते आज तू इथे ना होता। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, एक बड़ा ही अहम टॉपिक मैं छेड़ना चाह रहा हूँ। जी जी। मोहल्लेदारी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा और ये जो चुगलखोरी है, हाँ जी। इसको बढ़ावत देना यानी कि इसको अपना हवा देना बहुत बुरी बात हाँ है, जी। बहुत बुरी बात गलत है। है। अगर मोहल्ले में कोई 2 घर आपस में या 2 बंदे आपस में या 2 खवातीन आपस में नाराज हो गई हैं, तो बाकी लोगों को चाहिए, जिनको मालूम हुआ है उनको चाहिए कि फटाफट उनका गुस्सा दूर करें, उनके अंदर गलत फहमी है अगर तो वो दूर की जाए, या अगर कोई किसी ने गलती कर भी दी है तो उसे दरगुजर करने के लिए हदायत की जाए। बिल्कुल सही। ना कि उसको और ज्यादा मजीद हवा दे के तो भड़काया भड़काएं। जाए कि गालियों ने गलत की थी, तुम जैसे बंदे के मतलब तो ये बात नहीं थी होनी होनी चाहिए। नहीं चाहिए थी। देखो ना ये कितनी गलत बात कर दी है, ये नहीं करना चाहिए, इसका बड़ा सख्त गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है। और 2 नाराज मुसलमानों के दरमियान दोस्ती करवाना या सुलह करवाना ये बहुत सवाब का काम है जी। और खास तौर पे जो मोहल्लेदारी है ना जी, हाँ जी। वो जितनी ही साफ सुथरी और खूबसूरत और मोहब्बत प्यार से हो, हाँ। आप सबको उसका फायदा हो रहा होता है, सबको। हाँ जी। बिल्कुल ये मत सोचें कि आप कोई दफ बना के या कोई पार्टी बाजी में पढ़ के
तो महल्ले में ज्यादा मुअज़्ज़ज़ या ज्यादा अच्छा सरवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जो बंदा अपने मोहल्ले के अंदर दोस्त अहबाब के साथ इस तरह का सलूक रखता है या इस तरह का किरदार अदा करता है कि सारे महल्ले वाले एक दूसरे के साथ मिल के हंसी खुशी रहें, मोहब्बत के साथ रहें, वो बड़ा बाकिरदार आदमी होता है। छोटे लोग जो हैं, छोटी ज़हनियत के लोग, छोटे दिल के लोग, वो इस तरह लड़ाई झगड़े को फरोग देते हैं और छोटी छोटी बातें जाके दूसरों को बताते हैं और चुगलियां लगा के और बदहोइयां कर करके लड़ाई झगड़ा और नाराजगी पैदा करते हैं। वो छोटे लोग होते हैं, उनका जहन भी छोटा होता है और उनका दिल भी छोटा होता है और उनका आमतौर पे कद भी छोटा होता है। अरे ये कह सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें, मगर मेरा ख्याल है कि अगर आप देखते हैं कि कोई घर आपस में नाराज है तो वो सिर्फ एक अद्धे बंदे का फर्ज नहीं है, जितनों को भी पता चले फौरी तौर पे उसमें इन्वॉल्व, फौरी तौर पे उनकी नाराजगी दूर की जाए, पॉजिटिवली इन्वॉल्व हो, खुदा खासा नेगेटिवली नहीं कि ये क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, नहीं पॉजिटिव मस्बत अंदाज में फौरी तौर पर उनसे कहा जाए कि भाई गलत बात है, कोई ऐसी बात नहीं, वो भी आपका भाई है, आपके मोहल्ले में रहता है, आप भी उसके भाई हो, आपको उसके मोहल्ले में रहते हो। एक मोहल्ले में रह के मैं समझता हूं अगर सिर्फ भाइयों की तरह अपना बिहेव बना लिया जाए, एक फैमिली जैसा बिहेव बना लिया जाए, तो इससे बेशुमार मसाइल हल होते हैं, बेशुमार आपकी टेंशन खत्म होती है। अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो जो मुआशरा एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहता था, एक दूसरे का एहसास होता था, तो आप लोग याद करें, खास तौर पे मेरी उम्र के लोग अगर याद करें तो बहुत सी सहूलतें होती थी। कोई अल्लाह ना करे को बीमार होता था तो सारे इकट्ठे हो जाते थे, फौरी तौर पे उसको डॉक्टर पे भेजने का बंदोबस्त हो जाता था। अगर कोई अल्लाह ना करे हादसा पेश आ जाता था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है हमारे मोहल्ले में एक घर में आग लग गई, वो किचन में आग लग गई, ऐसे सारे दौड़े हैं इस तरह इकट्ठे होके, मेरा ख्याल है आग अगे लग के दौड़ गई कि मैं किथे लग गई, इतनी जल्दी आग बुझी है फौरी तौर पे। किसी ने बाल्टी पकड़ी हुई या किसी ने लोटा पकड़ा हुआ है, नहीं लोटे वाला तो खैर किसी और काम जा रहा था, किसी ने बाल्टी पकड़ी हुई है, किसी ने टप चुका हुआ है, किसी ने पानी वाला पाइप लगाया हुआ है, सारे फौरी तौर पे एक्टिव हो गए। और फिर इसी तरह लड़ाई झगड़ा भी मुझे याद है को होता था, अगर कोई नाराज होते थे तो बुजुर्ग बुला लेते थे लड़कों को, इधर आओ, तुम भी इधर आओ, ये तुम एक दूसरे को बुला नहीं रहे, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, बाकी सारे एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, तुम्हें कोई नाराजगी है तुम्हें? इतने में ही कोई ना कोई लड़का हंस पड़ता था, जी चाचा जी आपस में लड़े हुए, खबरदार लड़े हुए, बेटे अजीजी जैसे अजीम लड़के से नहीं लड़ते, चले जफ्फी लगाओ, सुलह हो जाती थी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की पते की बात ये कि अगर सामने वाले की तरफ से देर तक कोई राब्ता ना हो तो दस्तक दे के पूछ लीजिए कि क्या वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो समझ लीजिए कि आप वहां मर चुके हैं। हाय हाय हाय। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।